हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज चलेगी साइंस की, कंप्लीट साइंस की, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कुछ टॉपिक्स भी होंगे जो साइंस हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी रेलवे के एग्ज़ाम हैं और व्यापम में भी आती है साइंस, इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आई होप आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन, इसके बाद धीरे धीरे लेवल भी चेंज होंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आ चुके हैं पहले हम वो कवर करेंगे और उसी के बेसिक पर जितने कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे वो डिस्कस करते जाएंगे। आई होप आपको ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेक श्योर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस आ चुके हैं एग्जाम में, आपको ये चेक करना है कि पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते थे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी और यांत्रिक को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, अब बोला है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कौन सा यंत्र है, इसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कौन सा यंत्र हो जो विद्युत ऊर्जा को किस में ट्रांसफ़र करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो कौन बदलता है, इलेक्ट्रिक मोटर। याद कैसे करना, इसकी ट्रिक क्या होगी, जैसे देखो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, तो हमेशा याद करने का कॉन्सेप्ट ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो आप इंग्लिश की ट्रिक से याद करेंगे तो आप क्या, इलेक्ट्रिक को बोलते हैं विद्युत, मैकेनिकल को बोलते हैं यांत्रिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलता है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, डायनेमो, या फिर होगा जनरेटर भी लिखा रहता है, या फिर जनित्र लिखा होता है। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आंसर, डायनेमो। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर से याद रखना, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दे उसे हम बोलते हैं विद्युत मोटर या फिर इलेक्ट्रिक मोटर। हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत मोटर, इंग्लिश वर्ड लिखा है इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा, ये जैसे ये स्क्वायर है mv², 1/2 mv लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 1/2 mv², और यहाँ है mgh। ठीक, आपसे पूछा है गतिज ऊर्जा। वैसे तो आपको मैं बता दूं, गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, ऐसी एनर्जी जो मोशन में होती है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, गति में होता है, या हम हमारी बात कर लें सिंपल कि जब हम मोशन कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कोई रनिंग कर रहा है, कोई दौड़ रहा है या कोई काम कर रहा है, उस टाइम जो एनर्जी यूज़ होती है, रिलीज़ होती है, उसी को बोला जाता है गतिज ऊर्जा। ठीक, तो गतिज ऊर्जा को किस टाइप से व्यक्त किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। हमेशा याद रखना, जहाँ पे m क्या होता है आपका मास यानी कि द्रव्यमान, और v क्या होता है वेग, v क्या होता है वेग यानी इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आया। mgh क्या होता है, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं p पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है, स्थितिज का मतलब जैसे बहुत सारे खिलौने आते हैं, उसमें चाबी भर के हम खिलौनों को चलाते हैं, या फिर कोई चीज़ पहले से स्टोर की जाती है, यानी किसी, जैसे स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछा जाता है कि कोई भी द्रव्यमान का वस्तु है, जैसे आपने उसको उठाया, ठीक है, इतनी ऊंचाई तक उठा दिया, तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी, या फिर जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पे जाते हैं तो वहाँ पे कौन सी ऊर्जा होती है, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, मान लो कोई 2 kg का स्टोन है, आपने उसको ऊपर उठाया, तो कौन सी एनर्जी होगी, उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वो पहले से गति नहीं कर रहा। और जहाँ पर मोशन की बात की जाएगी वहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमेशा होता है 1/2 mv², और ये किसका होता है, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी का mgh। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या होती है, पहले तो वो समझ लो। प्रतिध्वनि क्या होती है, जैसे हम कभी
ऐसे प्लेसेस में जहाँ पर जैसे क्लोज रूम हो गया, कहीं भी खाली रूम होता है, आप वहाँ पर बोलते हैं या कभी ऐसा आप बहुत तेज़ बोलते हैं तो आपकी आवाज़ की इको सुनाई देती है। आपकी इको साउंड को ही बोलते हैं प्रतिध्वनि, यानी जो आपकी आवाज़ ही आपको ही डबल से सुनाई देती है। कभी कभी ऐसा सुना भी होगा आपने, तो वो बोला जाता है कि प्रतिध्वनि उसको बोलते हैं। अब ये बोला जाता है क्वेश्चन में प्रतिध्वनि किसके कारण, और जो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो होती है 16.5 से 17, मान लो 17 अप्रॉक्स में 17 मीटर तक होती है। मतलब इतने मीटर तक इसकी लेंथ तक आवाज़ जो होती है रिपीट होती है। अब ये नहीं कि आप 10 किलोमीटर दूर तक बोलोगे, 10 किलोमीटर दूर तक आपकी ध्वनि रिपीट होगी, नहीं। ये इसकी जो मिनिमम होती है, जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है 17 मीटर। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कितने मीटर तक प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो मैक्सिमम 16 to 70 मीटर के बीच में होती है। तो प्रतिध्वनि किसके कारण, अब आपको दिया है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण, और अनुनाद को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। व्यतिकरण का बोलते हैं, जो व्यतिकरण होता है, अपवर्तन यानी जब डायरेक्शन चेंज होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, और परावर्तन यानी कि फिर से वापस उसी डायरेक्शन में आना वेव्स का। जो वेव्स होती हैं, जैसे हम बोलते हैं तो जो वेव्स होती हैं अगर उसी, ठीक, तो इतनी चीज़ें। अब आंसर क्या होगा कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। तो अभी आपको बताया कि जो हमारा साउंड क्या होता है, रिपीट होता है यानी परावर्तित होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। इसी के कारण जो इको साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है। इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, 16.5 से 17 मीटर तक, ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, तार में वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है। यानी कोई वायर है, तार यानी कोई वायर है, यहाँ पर किसी वायर की बात की जा रही है। वो वायर क्या कर रहा है, उस वायर में आपको बताना है कि जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज और धारा यानी कि जो उसमें करंट होगा, उसका रेशो क्या कहलाता है। ये चालकत्व लिखा है, चालकत्व, विद्युत शक्ति, प्रतिरोध, धारिता। चालकत्व का मतलब कंडक्टिविटी होता है, जैसे आप करंट लगाते हैं तो वो चालन के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होती है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्युत, वैसे शक्ति क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। यहाँ पर विद्युत के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो यूनिट ऑफ द क्या होता है, वर्क, है ना, जो हम वर्क कर पाते हैं, कितने टाइम में कर पाते हैं, वही हमारा क्या होता है, विद्युत शक्ति होता है। यानी कोई भी कार्य बटे समय, यही हमारी विद्युत शक्ति होती है, फॉर्मूला होता है। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। धारिता यानी कि कैपेसिटी, यानी उसकी कितनी क्षमता है। जैसे किसी कंटेनर में 1 लीटर का आपने कुछ भी पानी रखा है कोई भी बर्तन में, तो उसकी धारिता 1 लीटर है, यानी वो कितना स्टोर कर पा रहा है वाटर, यानी कि कितनी उसकी कैपेसिटी है, वही उसकी धारिता होती है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है तार में वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या होगा, तो तार में जो वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, इन ऑप्शन में से प्रतिरोध कहलाता है। क्यों, आप बोलेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि तार में वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये प्रतिरोध कहलाता है, तो आपको मैं तो ये कैसे है, देखो, वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि V होता है, धारा यानी कि I। जो धारा होती, जो करंट होती है, उसकी SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। वोल्टेज की वोल्ट होती है, जिसको V से डिनोट करते हैं, और एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, ठीक। स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों लिख सकते हैं। और करंट को I से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इंडिकेशन साइन I होता है। तो क्या बोला, धारा में वोल्टेज और धारा का अनुपात, तो V/I क्या होता है, आपने ओम्स का लॉ पढ़ा होगा, V=IR होता है। R हमारा क्या होता है, प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, तो R यहाँ पर क्या बन जाएगा, V/I। तो इससे भी आप पहचान सकते हो। तो V/I क्या हो जाएगा, R, यानी कि रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, पानी से भरे, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। क्वेश्चन क्या है, पानी से भरा एक बर्तन है, उसमें एक आइस का टुकड़ा है जो उस पर क्या कर रहा है, तैर रहा है ना, फ्लोट कर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, यानी कि जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तो बर्तन का जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ये आपको बताना है। और ये कैसे, ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत लोग क्या लगाएंगे, बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ पिघलती है तो वाटर में कन्वर्ट होती है, तो आप ये बोलेंगे कि बढ़ेगा।
और कुछ लोग अलग अलग टाइप के, है ना। जब पानी की बात करते हैं तो किसकी बात आती है, डेंसिटी की बात आती है। किसकी बात आती है, डेंसिटी की। कोई भी वाटर के ऊपर कोई भी वस्तु तैरती है या डूब जाती है तो उसका रीजन क्या होता है, डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, यानी पानी में अगर आप लोहे की चीज़ें डालते हो तो वो डूब जाती है, यानी उस लोहे की कील का घनत्व पानी से ज़्यादा है, तभी तो वो डूब गई। लेकिन जो चीज़ें फ्लोट करती हैं, इसका मतलब पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उसको डूबने नहीं देती है, वो फ्लोट करती है, यानी वो तैरती है। बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, इसका रीज़न क्या है, डेंसिटी। अब जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो जो बर्फ़ का आयतन होगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो उसका आयतन क्या होगा, पहले की अपेक्षा कम होगा। यानी जब पानी का स्तर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि बर्फ़ पिघल रही है, तो हमेशा देखो जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी किसी वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान, आपको पता है, एक पेन लेते हो, एक पेंसिल, हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम भी होता है, आयतन भी होता है। तो जो पर यूनिट किसी भी मास का वॉल्यूम होता है उसी को हम बोलते हैं घनत्व। तो पानी का स्तर यहाँ पर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, क्योंकि पहले से इसका वॉल्यूम क्या है, अपेक्षा पहले के ज़्यादा, अब क्या हो जाएगा, कम होगा। जिसका इसका वॉल्यूम कम होने लगेगा तो आप क्या बोलेंगे, हमेशा आप ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कहीं भी एक बर्तन लिया, उसमें आप बर्फ़ डाल दीजिए और उसके ऊपर तैरेगी तो आप देखेंगे जो जल का लेवल है वो हमेशा वही का वही रहता है। क्वेश्चन में हम हमेशा ऑप्शन में लगाते हैं बढ़ेगा, लेकिन ये रॉन्ग है। हमेशा क्या आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, डू नॉट एनी चेंजेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित, नो चेंज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट वाले बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज से मैं लिफ्ट के आपके सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगी। आपको क्या क्वेश्चन में बोला है कि लिफ्ट में किसी आदमी का भार कम हो जाता है, तो वास्तविक भार से जब लिफ्ट जा रही, आपको बताना है कि ऐसी वो कौन सी सिचुएशन होती है, वो कौन सी कंडीशन होती है जब किसी आदमी का लिफ्ट में जब वो सैर करता है तो उसका भार क्या है, कम हो जाता है। अच्छा, मास होता है एक और एक होता है वेट। मास को बोलते हैं हम द्रव्यमान और वेट को बोलते हैं भार। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, देखो ये मास जो होता है ना, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर 2 किलोग्राम आप कोई वस्तु खरीद रहे हो तो वो 2 किलो होगी, घर लाने पे वो चेंज नहीं हो जाएगी। यार कहीं लेके जा रहे हो, कभी कभी बोला जाता है कि आप यहाँ से मून पे जा रहे हो, यहाँ से सन पे जा रहे हो, तो इतने किलोग्राम की वस्तु लेके जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो वेट है, यानी अगर इतनी वस्तु के साथ वेट क्या होता है, हमेशा जो वेट का फॉर्मूला होता है m/g, यानी जो आपका मास होगा, साथ में जब हम किसकी बात करेंगे, ग्रेविटी की, क्योंकि जो भी वस्तु पृथ्वी पर आ रही है, जा रही है, वो किसकी वजह से, ग्रेविटी। यानी आपने बॉल फेंकी, ऊपर नीचे आएगी। क्यों, ग्रेविटी क्या करता है, ग्रेविटी में क्या होता है, हमेशा एक बॉडी जो वर्क करती है उसमें अर्थ होती है, हमेशा अर्थ अपनी और किसी भी वस्तु को खींचती है, वो ग्रेविटी होती है। अब ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस होता है, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, अभी बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो भार क्या होता है, भार और द्रव्यमान में अंतर है, ये बताया। भार क्या होता है, m/g, यानी किसी वस्तु के साथ जो उसका द्रव्यमान होता है। तो हमेशा चेंज क्या होता है, वेट, ना कि द्रव्यमान। कभी अगर पूछ लें कि कोई व्यक्ति लिफ्ट में सैर कर रहा है तो उसका द्रव्यमान पहले इतना था, अब कितना होगा, तो वो जितना था उतना ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, उसका वेट। तो जब लिफ्ट में उसका वेट कम होता है, वो कौन सी कंडीशन होती है, तो कोई भी वस्तु, अब ये बोल रहा है जब लिफ्ट ऊपर जाती है किसी त्वरण से, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, या फिर नीचे जाती है, या फिर एक समान वेग से ऊपर या एक समान चाल से नीचे, यह आपको बताना है कि जब लिफ्ट की कंडीशन होती है तो वो भार कम कब महसूस करता है, यानी कम कब महसूस करता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम कहीं भी ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं, पहाड़ की बात कर लो, सीढ़ियों की बात कर लो, हम छत पे चढ़ते हैं, जाते हैं, तो हमें ज़्यादा भारी महसूस कब होता है, जब हम चढ़ाई पे जाते हैं ना, राइट। जब हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं, यानी जब हम ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो हमारा भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो भार बढ़ेगा, कम होगा, क्या होता है, तो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं, हमेशा सीढ़ियों से नीचे आसानी से हम आ जाते हैं नीचे, कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और यह न कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो वेट है वो ज़्यादा
फील हो रहा है। तो सबसे भार कम कम होगा जब हम नीचे आ रहे हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा। अब आप आंसर मार्क कर पाएंगे कि इसका भार का आंसर क्या होगा, यानी भार पे क्या डिफरेंस होगा जब हम नीचे आएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नीचे, आपको बता दिया। अब क्वेश्चन इस पे 3 टाइप के आते हैं। क्वेश्चन ये आता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है, आपको बताया, जब आप ऐसे याद रखना, जब हम चढ़ाइयों पे ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा भार क्या होता है, W क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब लिफ्ट नीचे आएगी, जब लिफ्ट क्या होगी, नीचे आएगी, तो हमारा वेट भी क्या होगा, W भी कम होगा। क्वेश्चन आता है अगर एक समान स्पीड से लिफ्ट जा रही है तो उस इंसान का वेट क्या होगा, तब कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर फ्री फॉल हो रही, यानी जब लिफ्ट एकदम मुक्त रूप से नीचे गिर रही, यानी कोई चीज़, जैसे हम एकदम से ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, उस समय आपका जो वेट होगा वो 0 होगा। एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन फिजिक्स में आइडियल कंडीशन है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन वेट को उस टाइम पर क्या माना जाता है, 0। जैसे जी की वैल्यू मैक्सिमम पोल पर होती है लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर 0 मानी जाती है, दैट इज़ अ आइडियल केस। ये कोई प्रैक्टिकली संभव नहीं किया गया साइंटिस्ट के थ्रू, लेकिन ये एक आइडियल केस माना गया है कि जब हम मुक्त रूप से कोई भी पिंड गिरता है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कोई मुक्त रूप से कोई बॉडी नीचे गिर रही, उस समय उसका वेट, उसका भार क्या होगा, हमेशा 0 माना जाता है। और ये भारहीनता की कंडीशन होती है। कभी कभी एग्जाम में लिखा होता है भारहीनता, वेटलेसनेस की कंडीशन क्या होगी, जब कोई पिंड अचानक, कोई भी लिफ्ट अचानक फ्री फॉल हो रही है, यानी मुक्त रूप से नीचे आ रही है, वहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई स्पीड उसकी मेंटेन नहीं, अचानक आ रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, वेटलेसनेस की कंडीशन होगी, यानी भारहीनता की, वहाँ पर 0 होगा। जब हम ऊपर जाएंगे, आपको बताया जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपका वेट बढ़ा हुआ, नीचे आएगी तो कम होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी त्वरण के साथ वो लिफ्ट नीचे आ रही होती। त्वरण कौन सा काम करेगा जब हम ऊंचाइयों पे जाते हैं, हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, स्मॉल जी की बात कर रहे हैं। स्मॉल जी की वैल्यू सभी को पता होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, क्रेस्ट बोल्ट के थ्रेड का कौन सा पार्ट है, ये क्रेस्ट बोल्ट बोला है, जो थ्रेड होता है उसका कौन सा पार्ट होता है, बस ये बताना है। ये क्वेश्चन आया है, पहले एग्जाम में आ चुका है। तो क्रेस्ट बोल्ट थ्रेड का कौन सा पार्ट होता है, ये आपको बताना है। सबसे ऊपरी का पार्ट होता है, अपर होता है, लोअर होता है, या मिडिल होता है, ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा, क्रेस्ट बोल्ट होता क्या है, कुछ लोग तो यही नहीं जानते होंगे। क्रेस्ट बोल्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें आपको बताना है थ्रेड का कौन सा पार्ट होगा। तो जो क्रेस्ट बोल्ट होता है, एक ये मेटेलिक रॉड होता है। क्या होता है, एक मेटेलिक रॉड, यानी एक धात्विक क्षण होती है। यानी धातु क्या होती है, मेटल को धातु बोला जाता है, जो विद्युत के साथ क्रिया करती हैं, इलेक्ट्रिक के साथ क्रिया करती हैं। जैसे एग्जाम्पल दें, लोहा हो गया, तांबा, ये ना, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी धातुएं हैं। तो ये जो क्रेस्ट होता है, इसके ऊपर 1/3 या फिर कुछ लंबाई की चूड़ियाँ, जिसे थ्रेड लाइक थ्रेड की तरह कटी हुई होती हैं। तो आपसे बोला जाता है ये हमेशा अपर साइड होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, थ्रेड का कौन सा पार्ट होता है, ये सबसे ऊपरी, इसका जो थ्रेड पार्ट बना होता है, किस पार्ट का, वो ऊपर की साइड ऐसे रिंग टाइप में बना होता है। ठीक, तो ये कौन सा पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट होता है, बस ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम, जिसको p से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m/v। ठीक, अब बोला जा रहा है संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ये कौन सा नियम है, आपने न्यूटन के 3 रूल पढ़े होंगे, आपको याद आ रहा होगा। न्यूटन का सेकंड नियम में संवेग की परिभाषा दी है, और किसके बेस पर, फोर्स। तो जब भी ये संवेग में परिवर्तन की बात की जाएगी तो किसकी बात की जाएगी, फोर्स की। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि फोर्स की परिभाषा न्यूटन के किस नियम में दी है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। और संवेग की बात करें तो भी वो सिर्फ देखो, जो कंजर्वेशन ऑफ संवेग होगा ना, अगर कंजर्वेशन की बात की जाएगी तो न्यूटन का थर्ड लॉ आएगा। लेकिन जब उसकी चेंजेस की बात आ जाएगी, परिवर्तन की बात की जाएगी, तो ये कौन सा होगा, सेकंड होगा। या फिर फोर्स की डेफिनेशन पूछ लें, या फिर संवेग की पूछ लें, यानी मोमेंटम की पूछ लें, तो हमेशा सेकंड लॉ। और संवेग परिवर्तन की दर इसलिए क्या बोला जाता है, ये किसके डेफिनेशन है, बल की, यानी फोर्स की। ठीक है, फोर्स, क्योंकि फोर्स आपने पढ़ा होगा, फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से m/a।
जहाँ पर यहाँ पर m मास है और v क्या है, वेलोसिटी। किसी वेलोसिटी के साथ किसी द्रव्यमान वाली वस्तु को जो हम फेंकते हैं वो क्या होता है, समवेग होता है। यानी अगर किसी वस्तु को आपको 2 किलो की वस्तु दी जाए, वो उसका मास हुआ, कितनी स्पीड से, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हो, ठीक। तो जब फेंकोगे तो आपको क्या चाहिए होगा, फोर्स। यानी कि जब हमने संवेग में चेंजेस किया, m इंटू वी में चेंज किया, किसकी वजह से वो करेंगे, फोर्स की वजह से। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ये भी आता है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड। जब कोई साइकिल पर सवार व्यक्ति गति करता है, यानी जब वो गोल गोल घूमता है ना साइकिल को लेके, तो आपको बताना है वो व्यक्ति आगे की ओर झुकता है या बाहर की ओर झुकता है या फिर अंदर की ओर झुकता है या फिर झुकता ही नहीं है, यह आपको आंसर बताना है। जब कोई साइकिल पर व्यक्ति एक वृत्तीय गति करता है तो क्या कंडीशन बनती है उसकी। तो हमेशा देखा होगा जब हम घूमते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अंदर की ओर झुकते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर साइकिल पर सवार होता है तो वो अंदर की ओर झुकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम पृथ्वी पथ पर चलते हैं तो एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो हमेशा अंदर की ओर लगता है, इसको बोलते हैं अभिकेंद्री। एक अपकेंद्री होता है, एक अभिकेंद्री होता है, बहुत कन्फ्यूजन है इन दोनों में। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे आप झूला झूलते हैं तो आपको अंदर से एक डर सा लगता है, तो अंदर की साइड जो फोर्स लग रहा है ना, वही होता है अभिकेंद्री बल। तो सेम जब साइकिल को तेज चलाते हो, ऐसे घूमते हो, तो अंदर की साइड एक फोर्स लगता है। कभी चला के देखेंगे, जिन्हें चलाया होगा उनको पता है। तो वो हमेशा कहाँ लगता है, अंदर की ओर। तो वो पर्सन हमेशा अंदर की, ना तो बाहर ना तो आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं झुकता है। कहाँ झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन की वैल्यू बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज 1 माइक्रोन, आपको पता है 1 माइक्रो बराबर क्या होता है। 1 माइक्रो बराबर होता है, क्या होता है माइक्रो, 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -6 मीटर, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। जब यहाँ पर मीटर में नहीं दिया है, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, 10/3 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, है ना, 1000 से, क्योंकि कम होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 आएगा यानी 1/1000। 1/1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी बताइए। आंसर दिख ही रहा है, कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला। तो ये 1 माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है आपको देखना। अगर मीटर में दी होती, अगर मीटर में दी होती तो आपका आंसर क्या आ जाता, 1000 मिलीमीटर, सॉरी 1000 मीटर। लेकिन यहाँ पर मिलीमीटर में है तो फिर से अगेन आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ये क्वेश्चन देखिए, मायोपिया आँख किसके प्रयोग के, मायोपिया जो आँख की बीमारी होती है वो किसके यूज से ठीक हो जाती है, यानी कि कौन सा लेंस, कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, या फिर कॉन्वेक्स उत्तल, या फिर जो प्लेन होता है मिरर, या फिर कॉनकेव मिरर। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा जिसके द्वारा मायोपिया की बीमारी ठीक की जा सकती है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। मायोपिया बीमारी क्या होती है, ये ऐसी बीमारी होती है मायोपिया जिसमें इंसान पास का, यानी हम बोले नज़दीक का, नज़दीक की वस्तु को वो क्लियरली देखता है, लेकिन जो दूर वाली वस्तु होती है उनको नहीं देख पाता। उसी बीमारी को बोलते हैं मायोपिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ये 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की वस्तु तो पास दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती, उससे मायोपिया बोला जाता है। अब आपको बताना है इसकी वजह से कौन सा लेंस यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम दूर की ठीक कर सके। तो आपको सिंपल क्वेश्चन, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या होगा आंसर, अवतल लेंस। मायोपिया ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को पास का तो क्लियरली दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, उसको हम निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। इसमें दूर करने के लिए इसको मतलब हमारे आँखों से दूर का भी दिखने लग जाए तो उसके लिए कौन सा लेंस डॉक्टर यूज़ करने का बोलते हैं, या हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, अवतल यानी कॉनकेव लेंस। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, अश्रु गैस क्या होती है, क्वेश्चन बहुत बार जिनने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अश्रु गैस, व्हाट इज अश्रु गैस, क्या होती है, इसको क्या बोला जाता है, आंसर बताना है। अश्रु गैस क्या होती है, व्हाट इज अश्रु गैस, बस आपको नाम बताना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर अश्रु गैस की क्लोरोपिक्रीन और क्लोरो
एसीटोफिलॉन होता है, ए होगा यहाँ पर एसीटोफिलॉन। नाम याद रखना, क्लोरोपिक्रीन भी कभी कभी लिखा होगा या फिर अल्फा क्लोरो एसीटोफिलॉन लिखा होगा, तो आप समझ जाना ये कौन सी होती है, अश्रु गैस होती है। ठीक, अश्रु गैस होती क्या है, उसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। जैसे जो आंसू वगैरह आ जाते हैं ना, तो वो किस गैस की वजह से आते हैं, इसी की वजह से आते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, तत्व का परमाणु भार व्यक्त किया जाता है, यानी कोई एलिमेंट्स है। ठीक, तत्वों के क्या बोलते हैं, कोई भी एलिमेंट, अब ज़रूरी नहीं है हाइड्रोजन हीलियम, एनी कोई भी, उसका जो परमाणु भार होता है यानी जो एटॉमिक मास होगा उसको किससे डिनोट करते हैं, ये आपको बताना है। यानी उसका एटॉमिक मास, देखो एक तो एटॉमिक नंबर होता है यानी कौन से नंबर पे कौन सा तत्व आ रहा है, और एक उसका मास होता है। हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, हर एक वस्तु का, हर एक तत्व का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो आपको वही बताना है। अब उसके भार की बात करेंगे, यानी उसका भार ग्राम में लेते हैं, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, या फिर AMU में। ये सारी यूनिट्स हैं, तो किस में लेते हैं वो आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, AMU। इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी तत्व का परमाणु भार किससे डिनोट किया जाता है, AMU के थ्रू डिनोट किया जाता है। कोई भी तत्व हो उसका परमाणु भार हमेशा AMU में डिनोट किया जाता है, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी को डाउट नहीं होगा आई थिंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तब तक के लिए आपको, अच्छा किसी किसी को वो AMU का ये नहीं पता होगा ना, लिख देती हूँ फुल फॉर्म, एटॉमिक मास। ठीक, एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। अब और 1 ग्राम में इसकी वैल्यू होती है, आपको पता है कि AMU की वैल्यू होती है, ये बहुत बार एग्जाम में कभी कभी पूछते भी हैं, 22 × 10⁻23। तो डिनोट किससे करेंगे, AMU, क्योंकि यूनिट यही है, हमेशा समझ जाना इसकी यूनिट क्या होगी, AMU। ओके, नेक्स्ट, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जबकि उसका तापमान घटकर हो जाएगा, है ना। अब बोला है कि ऐसी कौन सी जो शून्य तापमान, यानी जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तब उसका टेम्परेचर क्या मानेंगे, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, देखो डिग्री सेल्सियस भी होता है यूनिट और केल्विन भी होता है, यानी 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, और 0 केल्विन की जो वैल्यू होती है वो होती है -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, -273 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर शून्य आयतन की बात की जाती है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं 0 केल्विन की वैल्यू क्या होती है, तो -273, और अगर पूछे 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है, तब आपका आंसर होगा 273 केल्विन, क्योंकि इसमें प्लस कर देंगे हमेशा, यह आंसर होगा। ठीक, और 1 केल्विन की वैल्यू क्या होती है, अगर केल्विन 273 प्लस जो भी डिग्री सेल्सियस में आपको दिया होगा उसमें प्लस कर देंगे। ओके, तो जब हम किस में जाएंगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो प्लस, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो माइनस करना है। तो जब 0 की बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में अगर वैल्यू पूछी है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस की पूछी है तो आपका आंसर फर्स्ट होता, लेकिन अगर 0 केल्विन की पूछी है यानी तापमान उसका घटकर जब 0 पे ही पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। जब गैस, वो ये ऐसा वॉल्यूम है जब गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए 0, तो उस टाइम का टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। या तो ऑप्शन में 0 केल्विन होगा या तो होगा माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, प्लस का भी होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है शून्य आयतन की बात की जाएगी, 0 वॉल्यूम की बात की जाएगी, तो आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी की विलेयता, अभी आपको बर्फ वाला करवाया था, अब ये वाला बताओ जल्दी से आंसर। चीनी के घोल की विलेयता प्राप्त करने पर, यानी सॉल्युबिलिटी जो होती है, जो वो उसको घोलते हैं, तो क्या होगा यानी चीनी का घोल लिया है आपने, अब उसमें टेम्परेचर हम दे रहे हैं यानी उसको गर्म कर रहे हैं, तो जो उसका विलेयता होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, वो क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी, या पहले घटेगी फिर बाद में बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ होगा, ये आपको बताना है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक होमोजेनियस मिक्सचर में मिक्स करते हैं और निश्चित ताप पर, है ना, तो वो होता है
विलेयता क्या होगी, यानी कि जब हम किसी ताप पर, किसी दाब पर या फिर कोई भी विलायक यानी कि जो उसमें घुलने वाली पदार्थ होती है उसको अधिक मात्रा में उस पदार्थ की उस विलायक को कहते हैं, उसको वो मिलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, या आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जब घोल का ताप पर बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, चीनी की विलेयता बढ़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज। ठीक, आई होप आपको ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट, कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा। कार्बन का शुद्ध रूप यानी शुद्ध रूप कार्बन का क्या होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6, इसका एटॉमिक मास 12 होता है। आपको बताना है जो इसका प्योरेस्ट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा। ठीक, कोक होगा, कोयला होगा, कास्ट कोयला होगा या फिर हीरा होगा, या आपको आंसर बताना है। जल्दी आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका शुद्धतम रूप कौन सा होगा। कार्बन के दो रूप होते हैं, एक होता है अपरूप, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है हीरा। ये कभी पूछा जाता है एग्जाम में, इसके अपरूप कौन से हैं। ठीक है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन का शुद्धतम रूप पूछा है। कार्बन का शुद्धतम रूप आपका क्या हो जाएगा, अगर अपरूप होगा यहाँ पर, है ना, अपरूप कौन सा हो जाएगा, हीरा। ये आपको याद रखना है। और इसके दो होते हैं, कभी ये नहीं होगा दोनों ऑप्शन में एक साथ, एक ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।